रहेगा वो, सब कंटिन्यू। तो हाँ, तो आई वाज टेलिंग यू कि सबसे पहला काम है वंस यू स्टार्ट द प्रिपरेशन सबसे पहला काम क्या है प्रिपरेशन शुरू करने का? आप देखो सिलेबस क्यों समझने की जरूरत है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने सुन रखा होगा कि सिविल सर्विसेज में सब कुछ पूछते हैं, ठीक है, एवरीथिंग जो कि दुनिया में चल रहा है वो यूपीएससी का सिलेबस है, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। तो उसके लिए कैसे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है? तो आपके जो सिलेबस में लिखे हुए टर्म्स हैं ना, शब्द लिखे हुए हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन विमेन इकोनॉमी, मतलब एक मिनट, इंग्लिश मीडियम वाले को आप लोग हिंदी मीडियम वाले, मतलब मुझे उसमें भी थोड़ा इशू है। सारे लोग हिंदी मीडियम के हैं सर, मोस्टली हिंदी मीडियम में, बाकी कुछ इंग्लिश मीडियम के सिलेबस इंग्लिश में पता है, अगर हिंदी मीडियम के तो क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो मतलब इंग्लिश इतनी बेसिक तो आनी पड़ेगी सिविल सर्विसेज में। तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी और ऑन विमेन, वैश्वीकरण के प्रभाव किस पे? भारतीय अर्थशास्त्र पे या फिर मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था पे या फिर महिलाओं पे या फिर युवाओं पे या फिर मतलब जितने भी चीजों पे हो सकते हैं। तो ये एक सिलेबस का टर्म है, ठीक है। तो जब हम सिलेबस ब्रेक कर रहे हैं, मैंने एग्जांपल ये इसलिए लिया है कि सबसे मतलब टफ होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक को ब्रेक करना जीएस1 में। बाकी सब तो उन्होंने दे रखा है, ठीक है। बाकी हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, किताब ही दे रखी है, सोसाइटी की कोई बुक तो है नहीं है ना, कि कोई बुक बताई गई है नहीं है ना सोसाइटी की बुक, ठीक है। तो हमने फिर किया ग्लोबलाइजेशन या फिर, ठीक है। अब हमने सोचा कि इसको ब्रेक करेंगे, इसके इफेक्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो सिलेबस में ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, पर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको हर तरह से सोच सकते हैं। तो जब हम सोचना शुरू करते हैं, सबसे पहले अपने आसपास की चीजों से शुरू करते हैं कि हमें मतलब वैश्वीकरण का किन किन चीजों पर प्रभाव पड़ा होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर सबसे पहले पूछूं कि किस चीज पे प्रभाव पड़ा होगा, तो एक बच्चे का आंसर क्या होगा? सबसे पहले छोटे से बच्चे का आंसर क्या होगा? मुझ पे, खुद पे, तो मुझ पे क्या प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं किसको रिप्रेजेंट करता हूँ इस देश में? मैं रिप्रेजेंट करता हूँ युवाओं को, ये मैं रिप्रेजेंट करती हूँ युवाओं को, ठीक है। तो हम पहला इफेक्ट किस पे देखेंगे? यूथ्स पे। फिर अपने पेरेंट्स को देखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट किस पे? फैमिली पे, ठीक है। आपको और आपके पेरेंट्स को मिला के फैमिली बनती है। थर्ड, चलो जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली फैमिली के अंदर आती है। फिर अपने पेरेंट्स को देख के ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट मैरिज पे, ठीक है। फिर उससे ऊपर जाते हो तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट जो भी खानदान होता है, ठीक है, योर रिलेटिव्स, फैमिली प्लस रिलेटिव्स, उन पे, कल्चर पे। उससे ऊपर जाते हो तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट किस पे? गांव पे। उससे ऊपर जाते हो तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट किस पे? कास्ट, रिलीजन और ये सारी चीजें जो भी गांव में रहती हैं उस पे। धीरे धीरे एक एक स्टेप करके ऐसे सोचते जाओगे और हर एक चीज का ग्लोबलाइजेशन पे इफेक्ट समझ में आता जाएगा। तो ऐसे मान लो तुमने 10 टॉपिक्स निकाल लिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस पे इफेक्ट देख लिया। अब क्या है ना, क्योंकि आपने सोच लिया है कि क्वेश्चन क्या आने वाला है, तो यू विल ऑलरेडी बी रेडी विद द आंसर्स कि ये आंसर अपने को पता है। अब लेट्स से एग्जाम में कोई रैंडम क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट बताओ, क्या हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट बताओ नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया का जो डिबेट है उसमें। बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी यू हैव ब्रोकन इट इनटू 10 टॉपिक्स, तो नाउ यू नो कि यूथ ऑफ नॉर्थ इंडिया, यूथ ऑफ साउथ इंडिया, फैमिली इन नॉर्थ इंडिया, फैमिली इन साउथ इंडिया में, समझ लो, परिवार साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में, यूथ, कास्ट, रिलीजन दोनों जगह पे कैसे ऑपरेट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट में। तो
आपके पास 10 पैरामीटर्स हैं जिनके आप इन दोनों को कंपेयर कर दोगे, और अगर आपने इन 10 में से 5 पैरामीटर्स भी एग्जाम में उस आंसर में लिख दिए तो आपको इस देश में सबसे ज्यादा नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल है, पर ये सिंपल चीजें हम नहीं करते हैं इस एग्जाम में, इसीलिए इस एग्जाम को बहुत बड़ा सा बना लेते हैं कि यार मतलब काफी बड़ा एग्जाम है। ठीक है, क्योंकि अभी बेसिक छोटी चीजें मिस करते हैं इस एग्जाम के प्रोसेस में। ठीक है, ये सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आया? कोई ये बताता है जो मैंने समझाया उससे एग्जैक्टली क्या समझा, ये सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई भी एक आदमी बताओ। सिलेबस में गाइड करता है कि हमें क्या पढ़ना है, किस बाउंड्री के अंदर पढ़ना है। ठीक है, एक तो ये भी चीज होता है। एक और चीज मैंने अभी समझाई है जो कि आई थिंक कुछ लोगों को जरूर समझ में आई होगी। एक और चीज मैंने क्या बताई कि सिलेबस क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है। Sir, according to me, I think to predict the question. एग्जैक्टली ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने कहा। क्या नाम है? श्रुति। तो जैसे जो श्रुति आपने बताया, ठीक है, आपका क्या नाम है? हितेश। तो बेसिकली जो श्रुति ने बताया वो भी सही है, वो मेरा एम था इस बात को बताने का, पर हमने कहा कंक्लूड इस पे किया है कि आप क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर सकते हो और क्वेश्चन के आंसर रेडीमेड फॉर्म में डायमेंशंस आपने सुना होगा, बहुत बार बताते होंगे कि हमें क्वेश्चन में 10 डायमेंशन में बातें लिखनी है, मतलब यही है रेगुलर पैटर्न की 10 डायमेंशन, जितने ज्यादा डायमेंशन बातें लिखोगे उतने ज्यादा डायमेंशन में उतने मार्क्स मिलेंगे। तो हमने डायमेंशन लाया कहां से? मैं मतलब कुछ ऐसा मैंने बताया जो आपने आसपास में नहीं देखा। परिवार, आप खुद, आपके मम्मी पापा की मैरिज, ये आपके खानदान से आपके रिलेशंस, ये सब आपके अराउंड चल रहा है। मैंने कुछ भी नई चीज नहीं लाई है, बस मैंने सोचने पे आपको सोचने का एक डायरेक्शन दिया है कि इस दिशा में सोचिए। ठीक है, और वही आपके आंसर है। ठीक है, अगर आपने ऐसा आंसर लिख दिया तो बिलीव मी ये वन ऑफ द बेस्ट आंसर में हो जाएगा। ठीक है, ओके, फर्स्ट थिंग इज टू लर्न सिलेबस का मतलब मेरे को ये है कि एग्जैक्टली पता होना चाहिए सिलेबस में क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, और एग्जाम के प्रिपरेशन शुरू करने में पहले 1 महीना सिलेबस पे देना चाहिए। मतलब जैसे मैंने प्रिपरेशन शुरू की सितंबर 2019 में, और फिर लोगों को लगता है कि मैंने बहुत जल्दी कवर कैसे कर लिया। मैंने ऑप्शनल मैथमेटिक्स साइड में कि यहाँ पे किसी का ऑप्शनल मैथमेटिक्स होगा, है क्या किसी का? बहुत कम लोग लेते हैं, बिकॉज तो मतलब लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है कि तो मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स और सबसे लंबा सिलेबस, मतलब सबसे डिफिकल्ट ऑप्शन माना जाता है सिविल सर्विसेज में, और बहुत लंबा सिलेबस होता है। तो फिर भी मैंने जल्दी कंप्लीट कैसे किया? तो जल्दी कंप्लीट करने की सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी है, वो ये है कि आप 1 महीने सिलेबस पे इतना अच्छा वर्कआउट कर लो कि जब आप पढ़ रहे हो ना तो आपको बार-बार देखना ना पड़े कि क्या पढ़ना है। ऑलरेडी आपका सिलेबस इतना ब्रोकन डाउन है। अब लोग कहते हैं कि यार नहीं यार तुमने इतने कम टाइम में तो नहीं किया होगा। पॉइंट ये है कि आप पहली बार तो ऑपरेट नहीं कर रहे हो सही से। ठीक है, आप हमेशा रेगुलर चीजें पढ़ते जा रहे हो 1 साल 1.5 साल, और आपको लग रहा है कि यार ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? खत्म इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने प्लानिंग से, आपने चीजों को सिस्टमेटिकली ब्रेक करके नहीं किया है। जब आप इस तरह से पढ़ोगे, जब मैंने ग्लोबलाइजेशन को आपके लिए इतने पार्ट्स में तोड़ दिया, आपको लगता है 1 से ज्यादा दिन लगेगा इस चीज को पढ़ने में, लेकिन हम इस टॉपिक पे कम से कम 1 हफ्ता बर्बाद करते हैं क्योंकि हम रैंडम चीजें पढ़ रहे होते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ग्लोबलाइजेशन आपको पता है